नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फिर आज पात्रता परीक्षा को लेकर रीट L2 में डेली हमारी सामाजिक अध्ययन की क्लासें आती है टॉपिक वाइज। तो आज हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। उसके बाद हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो टॉप 50 क्वेश्चन महाजनपद काल से जितने भी बन रहे हैं, NCERT बुकों से कक्षा 6 से 8 तक की जो बुकें हैं उनसे, और विगत परीक्षा में पूछे गए उनसे, और खुद मैंने बनाए हैं ऑथेंटिक बुक से, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, आपके पास वीडियो पहुंच पाए। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको इस प्रकार की PDF है, नोटिफिकेशन है, मिलते रहते हैं। देखिए आज के प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मल्ल महाजनपद, तो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, ये आपको याद रखना है। 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है भी अंगुत्तर निकाय के अंदर। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय के अंदर हमारे जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो उनकी हम चर्चा करेंगे और हमारा टॉपिक इतना ही दिया हुआ है, महाजनपद काल। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वो थी कुशावटी, या इसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशावटी या कुशीनारा। अब देखते हैं मुख्य तथ्य। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावटी कुशीनारा थी। कुशीनारा बौद्ध धर्म में थी, भी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो जैन से संबंधित है, जो बौद्ध से संबंधित है, ताकि जो भी महाजनपद, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला 16 महाजनपद की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक साइड महाजनपद है और एक साइड है राजधानी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। मगध की राजधानी गिरिव्रज है या राजगृह है। और वज्जी जिसे कहते हैं, या वाजी या वज्जी, इस प्रकार भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, वज्जी, इसकी राजधानी है वैशाली। फिर मल्ला या मल्ल कुशीनारा। चेदी की है सोंथीवती। ठीक है, आगे देखिए, कुरु की है इंद्रप्रस्थ है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। पांचाल की राजधानी है अहिछत्र और कांपिल्य। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। और आगे बात करें, अस्का की राजधानी है पोटली या पोदाना। आगे बात करते हैं 13 नंबर, अवंती की राजधानी है उज्जैन, जो कि बार बार पूछा जाता है। गंधार का पूछा जाता है, तक्षशिला इसकी राजधानी। आगे बात करें, कंबोज की राजधानी पूंछ है, या इसकी राजधानी हटक भी मिलती है आपको। अंग की राजधानी है चंपा। ये 16 महाजनपद है, और इस 16 महाजनपद की जो जानकारी है वो हमें कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलती है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए आगे बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। देखिए, ये है हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो मैं ये डेली आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको इनमें मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, और यहाँ पे एक और डाल दिया महाजनपद काल, और NAP 2020 का भी टेस्ट डाल दिया है। इसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे जो भी भक्ति आंदोलन से संबंधित है, आगे टॉपिक है उसके सूफी आंदोलन की बात करेंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो इसमें टेस्ट में डाल दिया गया, आप उसको टेस्ट को अच्छी तरीके से करो। और NCERT के 6, 7 और 8 तीनों के टेस्ट डाले हुए, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया था पूरा का पूरा NCERT से आया था। फिर भी मैं इन टॉपिकों में NCERT के जो भी टॉपिक है इसके अंदर डाल रहा हूँ, और अन्य परीक्षा में पूछे गए डाल रहा हूँ, और मैं खुद बना रहा हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए, और मात्र 100 रुपये में टेस्ट सीरीज है। 100 रुपये में आपको लगभग 70 से 72 टेस्ट मिलेंगे इसमें, और अच्छे तरीके से आपकी बारीकी से तैयारी हो जाएगी। इसमें शिक्षण विधियों की टेस्ट मिलेंगे, जितने भी टॉपिक है सारे टेस्ट मिलेंगे आपको। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? अभी मैंने बताई, चंपा अंग की राजधानी है, काशी की, कौशल की, मगध की। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी, या इसे चंपावती के नाम से जाना जाता है। चंपावती या चंपा इसकी राजधानी होगा, ये आपको याद रखना है भी। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ज्यादा हार्ड अगर नहीं आएगा। अंग एक प्राचीन भारतीय राज्य था जो पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप में फला फूला, और यह 16 महाजनपदों में से एक था। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिलों को मिलाकर संयुक्त रूप से अंग महाजनपद का गठन किया गया है। सबसे पहले अर्थववेद में अंग राज्य का उल्लेख मिलता है। अब ये अंग राज्य का उल्लेख कहाँ पे मिलता है?
जो वेद थे हमारे चार, और चौथे वेद के अंदर एक अर्थवा वेद था जादू टोना का, उसमें मिलता है। अंग की राजधानी चंपा या चंपावती को पहले मालिनी कहा जाता था। अंग के प्रथम राजा बलि और अंतिम राजा थे ब्रह्मदत्त। ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसमें से किसी भी करके कथन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसलिए मैं तथ्य लेकर आता हूं। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अधिकृत किया था, तो किस शासक ने? तो अजात शत्रु ने। किसने? कि मगध के किस शासक, मगध का शासक था अजात शत्रु। इसने क्या कर लिया? कौशल व जो काशी है इनको क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। अगला, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज। मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज। फिर सुमेलित करना है, देखिए महाजनपद और राजधानी, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। एक प्रश्न सीधा ऐसा आएगा है कि मत्स्य की राजधानी, अंग की, वत्स की, अवंती की। अभी मैंने आपको बताया, आप अच्छे तरीके से जवाब भी दे सकते हैं इसका। तो मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। अंग की राजधानी चंपा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और अवंती की राजधानी उज्जैनी। तो सारे सही हो जाएंगे बिल्कुल। इस प्रकार का एक प्रश्न आएगा, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब कुछ महाजनपद है, उनके वर्तमान नाम चेंज किए गए हैं। तो मैं इंडेक्स में एक आपको बताना चाहूंगा, महाजनपद है और राजधानी है और वर्तमान स्थान है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि काशी जो महाजनपद था उसका वर्तमान नाम क्या है। जैसे काशी का राजधानी है वाराणसी, और इसका ये वर्तमान स्थान भी, इसका नाम क्या है? वाराणसी हो गया अब। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और उत्तर प्रदेश में है। अंग की राजधानी है चंपा, ये भागलपुर और मुंगेर, मैंने आपने पढ़ा था कि इसको सुमेलित कर दिए, अंग बना दिया गया। और मगध की राजधानी राजगृह है, और ये गया और पटना वर्तमान में स्थान है। वज्जी वैशाली बिहार में है, ये बिहार वर्तमान, इसे वर्तमान में बिहार कहते हैं। मल्ल कुशीनारा और देवरिया और उत्तर प्रदेश का स्थान है, उसको कहते हैं। चेदी सुक्तिमती, चेदी की राजधानी क्या है? सुक्तिमती, और ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र हो गया। अब वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, और ये प्रयागराज का जो क्षेत्र है वो अब कौशाम्बी, पहले वत्स क्षेत्र कहते थे, अब प्रयागराज कहते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ, और ये मेरठ हरियाणा का क्षेत्र। पांचाल कांपिल्य, पांचाल की राजधानी है कांपिल्य और उत्तर प्रदेश पश्चिम के अंदर है। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, ये राजस्थान पड़ जाता है, राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, अब अपने राजस्थान में कहते हैं ना सूरसेन प्रदेश किसे कहा जाता है? जैसे भरतपुर अलवर आसपास का क्षेत्र जो है वो ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है। फिर असमक पैठण गोदावरी तट, अब ये असमक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत का है, तो एकमात्र दक्षिण भारत में पाया जाता है, तो ये है असमक था। अवंती की राजधानी है उज्जैनी, और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में अवंती। गांधार ये है तक्षशिला और रावलपिंडी का क्षेत्र आ जाता है। और कंबोज की राजधानी हाटक, और कश्मीरी और हिंदू कुश के आसपास के क्षेत्र। तो ये थोड़े याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो महत्वपूर्ण योगदान दिया था गंगा और सोन नदी ने। याद रख लेना, गंगा और सोन नदी ने। और ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ये भी याद रख लेना, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। तो इसमें ये जो नदी थी ये मगध के यातायात के लिए और जल वितरण के लिए और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान था इसका। फिर है कि 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानों में होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, ये सभी क्वालिटी। तो मगध को क्यों प्रथम माना गया, क्या क्या क्वालिटी थी? तो ये सारी इसमें क्वालिटी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद और नगर दिए हुए, ठीक है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए, गांधार, मथुरा, अंग, उज्जैन, अवंती, सोथवती और कंबोज, राजपुर, ये यहां पे गलत हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। अब बताना है कि जो वत्स है उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है। एक साइड हमें महाजनपद मिलेंगे, एक साइड राजधानी है। अभी हमें बताना है कि मिलान करना है, इनका सही विकल्प चुनना है। काशी की राजधानी, देखिए अंग, अंग की राजधानी चंपा, यहाँ पे मिलान हो रहा है। फिर
हम बात करें वत्स की राजधानी, काशी की राजधानी, काशी की वाराणसी थी। ठीक है, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। ठीक है, फिर दूसरी इसका एक तो देखिए पहले हम बात करें, ए का हो जाएगा 2, ठीक है, बी का हो जाएगा 4 और सी का क्या हो जाएगा? वज्जी वैशाली एक हो जाएगा और 4 का वत्स कौशाम्बी तो 3, 2 यानी 24 13। इसमें देखिए 24 13 कौन सा आंसर है? ये रहा 24 13। अगला प्रश्न फिर देखिए, निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है, जनपद दी हुई और राजधानी दी हुई है। अंग की राजधानी चंपा थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, बिल्कुल सही है। सूरसेन, मथुरा, गंधार, तक्षशिला, इसमें से बताना कि गलत कौन सा है। तो सारे सही है, इसके अंदर क्या हो जाएंगे? सारे सही हो जाएंगे। तो इसमें एक ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूरसेन जनपद की राजधानी थी, सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। तो मथुरा थी, अभी हमने पढ़ा। ये इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे बार बार। निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का मैंने बताया था, तो अंगुत्तर निकाय के अंदर इसमें है। अंगुत्तर निकाय के अंदर इस 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर का आसपास का जो क्षेत्र था वो विराटनगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, निम्न राजाओं पर विचार करना है, अजात शत्रु है, बिंदुसार है और प्रसेनजीत है। इन तीनों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे। इसमें प्रश्न है कि इनमें से कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे, कौन कौन से राजा। तो इसमें बुद्ध के समकालीन थे, एक तो अजात शत्रु था और एक प्रसेनजीत था। ये दोनों क्या थे? बुद्ध के समकालीन थे। तो 1 व 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो ज्यादा अपने बुद्ध से है, ऋग्वेद से संबंधित महाजन पद काल है, वो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रसेनजीत महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु ने बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में पहली बौद्ध परिषद की व्यवस्था की थी। तो दोनों संबंध हो गए ना। अगला, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। सदी है ये, यहाँ पे नदी थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो 6ठी शताब्दी में ईस्वी पूर्व माना जाता है मगध का। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। ये बार बार प्रश्न आ रहा है क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, क्या यह बिल्कुल सही है? जो हल के जो फाल थे वो लोहे के बनने लगे थे, बिल्कुल सही है। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़कर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया था। तो इसमें जो है प्रश्न आया है कि कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे महाजनपद काल में। तो ये दोनों परिवर्तन थे, एक तो जो हल के फाल अब लोहे के, यानी पहले लकड़ी के होते थे लेकिन अब लोहे के बनने लगे। वही हम बात करें तो लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़कर करने के बजाय धान के पौधों को रोपण कर दिया। यानी पहले तो बीज छिड़क दिया जाता था, फसल उग जाती, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? उसको रोप रहे हैं, रोपण कृषि के माध्यम से कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? इसमें आंसर होगा अपना 1 व 2 दोनों। तो ये एनसीईआरटी का डाटा था, इसलिए मैंने आपको कराया। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे हैं, इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता है, इससे फसल की उपज बढ़ गई है। लोगों ने धान के बीज छिड़क कर उपजाने के बजाय धान के पौध रोपण की प्रक्रिया सीख ली है। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते, पैदावार ज्यादा होती थी। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में प्रश्न है। मगध से होकर जाने वाली गंगा व सोन नदियों का महत्व निम्न में से किस में निहित है? जल वितरण के लिए, यातायात के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उपयुक्त सारे कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो ये हमने पढ़ लिया, सेम है। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। तो अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम क्या है? और ये मोस्ट कर लेना, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो
वंशकार। ये क्या है, उसका नाम था वंशकार। यानी अजातशत्रु क्या कर रहा था, इस वज्जी संघ के ऊपर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास, यानी महात्मा अपने गौतम बुद्ध के पास भेजा उसने। तो उस मंत्री का नाम था वंशकार। ठीक है, ये आ गया। अगला, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसकी अपनी बात करें तो वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ये आपको याद रखना है कि वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी इसमें से। देखिए, मगध के निकट वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है। फिर मथुरा की बात करें तो सूरसेन महाजनपद की, कौशाम्बी वत्स महाजनपद की और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो मथुरा है उसकी राजधानी सूरसेन महाजनपद की, और कौशाम्बी की बात करें तो वत्स महाजनपद की, और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। इस प्रकार था ये। ठीक है। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? गांधार महाजनपद की राजधानी थी अपने तक्षशिला। तक्षशिला याद कर लेना, गांधार तक्षशिला। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सिकंदर की भी महत्वपूर्ण योगदान रहती है, एग्जाम में पूछा जाता है। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत हो गई। तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। बिल्कुल डर गए थे, हाथियों का झुंड था वहां पे भेजा उन्होंने। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो बस ये याद रखना है। और आपको पता है कि सिकंदर के साथ में जो झेलम नदी पर पुरुष के साथ में युद्ध भी होता है, वो आपने देखा होगा। एक हिंदू जो हमारे सेना थे, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने भी। तो इसका आंसर 1 व 2 दोनों हो जाएंगे। देखिए, 2300 वर्ष पूर्व मेसोडोनिया का राजा, यानी ये शासक था मेसोडोनिया का सिकंदर, विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र व पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं थी? मगध की राजधानी कभी नहीं थी। तो इसमें जो है राजगृह थी और पाटलिपुत्र थी। श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी। ठीक है, तो इसमें केवल 3। तो बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया, जबकि श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक नहीं था इसमें तो प्रसेनजीत, ये मगध का शासक नहीं था। महापद्मनम रहा था, अजातशत्रु भी रहा था, और बिंबिसार, ये सारे मगध के शासक रहे थे। बहुत बड़ा एक हम बात करें तो महाजनपद था। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मगध के संदर्भ में गंगा और सोन नदियों का मगध से होकर गुजरती थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लोहे ऐसे की खदानें थी। तो सारे सही हो जाएंगे मगध के बारे में। ठीक है, तो 1 2 3 सारे सही हो जाएंगे। देखिए, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती है। अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियां, ये सारा एनसीईआरटी का डाटा है। भी यहाँ से प्रश्न कैसे भी बनाया जा सकता है। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एनसीईआरटी का है भी। अब महाजनपद के अंदर कर व्यवस्था के बारे में देखिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, यह भी सही है। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्ण मुक्त थे, ये सही है। तो वैसे से ये मुक्त गलत थे, ये गलत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें भी क्या है, अखेटक और संग्राहक को भी क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। लेकिन जो मेन है, देखिए, पशुपालकों को जानवरों
और उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। दूसरा, व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तीसरा, अखेटक और संग्राहक को भी पूर्ण रूप से कर देना पड़ता था, लेकिन ये मुक्त मुक्त नहीं थे। तो इसमें केवल जो है 1 व 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य तथ्य के बारे में। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ये एनसीईआरटी के बुक में है। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। अखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, क्योंकि अखेटकों और संग्राहकों को जंगलों से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी पड़ती थी, यानी उन्हें वस्तुएं देनी पड़ती थी कर के रूप में ही। कोई जड़ी बूटी लाते या कुछ फल लाते, कुछ भी लाते। फिर देखिए, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के, और ये एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, देखिए, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। देखिए, किलेबंदी इसलिए की गई थी तो कुछ ऐसे महाजनपद थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे और ताकतवर होने लगे। उनके लिए स्पेशल जो कई राजधानियां थी, और अधिकतर महाजनपदों की राजधानी एक ही होती थी, और वहां पे राजधानी में किलेबंदी की गई थी। ये सही है बिल्कुल। राजा सेना रखने लगे थे, जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान 8 सिक्कों के रूप में दिया जाता था। तो यहाँ पे संपूर्ण नहीं है, वेतन का कुछ भुगतान 8 सिक्कों के रूप में दिया जाता था। तो इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा और 2 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो संपूर्ण नहीं दिया जाता था, जो 8 सिक्के थे वो कुछ सिक्के दिए जाते थे। देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद काल कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान 8 सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान के रूप में। अब देखिए अगला प्रश्न। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? देखिए, कौशाम्बी की बात कर रहे हैं तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। पुरातात्विदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो पुराना किला दिल्ली के अंदर है, ये भी सही है। हस्तिनापुर मेरठ के अंदर है, और अंतरजी खेड़ा एटा के अंदर है। तो ये सारे सही हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कारण कहता है कि मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कारण आर कहता है कि मथुरा, ये यहाँ पे कथन है शायद तक, मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। कि मथुरा जो था यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। तो देखिए, कथन तो दोनों सही है। मथुरा 2500 साल से भी अधिक पहले का नगर था, प्राचीन नगर था। और मथुरा के अंदर आपने पढ़ा होगा कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के साथ यातायात व्यापार किया जाता था। वो गंगा नदी भी उसके लिए उपजाऊ थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कालासो। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? कालासो के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के पास में।
किस नदी के पास में? झेलम नदी के पास में, ये याद रखना है। सिकंदर, मैसेडोनिया का सिकंदर, और अपना था भारत का पोरस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है एक झेलम नदी के किनारे, ठीक है। अगला, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। निम्न कारण थे सफलता के। भारत में तब कोई जो है केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों को सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें बिल्कुल सारे सही हो जाएंगे, उसकी भारत में सफलता के निम्न ये सारे कारण थे, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3, 4। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? जो अजातशत्रु थे, मगध के राजा थे, उनका वज्जी वैशाली के साथ में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम वाबार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? तो ये था भी अजातशत्रु, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व यानी 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक, ठीक है, शक्तिशाली नगर राज्य था? शक्तिशाली नगर तो था मगध। कौन सा हो जाएगा? मगध, और प्राचीन था और सबसे ताकतवर था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? तो किसके अंदर थी? ये थी अपने मगध के अंदर, ठीक है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आते हैं कि श्रेणियों के जो संचालक थे उनको श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। निम्नलिखित में से क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। जो क्षेत्र थे उनको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने, देखिए, 1 नंबर पर आएगा सबसे पहले कौशल, ठीक है। फिर आएगा कलिंग, फिर आएगा असमक जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, फिर पांड्य आएगा। यानी पहले 2, 1, 3 और 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। कौशल उत्तर में था, आधुनिक उत्तर प्रदेश के आसपास का स्थित है। देखो, पहले नंबर आ जाएगा गांधार, पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे, फिर उसके बाद कौशल आ जाएगा, उसके बाद मगध, फिर उसके बाद में वंग, ठीक है। 1, 3, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए, गांधार उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास है। कौशल पूर्व में स्थित है जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के पास है। मगध कौशल के पूर्व में स्थित है जो वर्तमान में बिहार में है। वंग सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है जो आधुनिक बंगाल से मेल खाता है। तो इस प्रकार का इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए, वंग प्राचीन काल में एक प्रमुख राज्य था और यह निचले गंगा डेल्टा से जुड़ा हुआ था वंग। फिर पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम बताना है, यानी अब लग जाओ पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अवंती है, वत्स है, चेदी है, अंग है और मगध है, ठीक है। ये इसका क्रम हो जाएगा 1 नंबर। अवंती 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। इस साम्राज्य का मुख्य क्षेत्र मोटे तौर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अनुरूप है जो नर्मदा नदी तक फैला हुआ है। फिर चेदी क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भागों से मेल खाता है। फिर देखिए, यह मालवा के पठार तक फैला हो सकता है। कृष्ण का प्रसिद्ध शत्रु शिशुपाल एक चेदी शासक था। फिर वत्स कौशाम्बी में अपनी राजधानी के साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सबसे शक्तिशाली रियासतों में भी एक थी। कौशाम्बी की पहचान आधुनिक कोसम या प्रयागराज के पास यमुना नदी से दी गई थी, ठीक है। फिर मगध की बात करें, मगध में दक्षिण बिहार के पटना, गया के आसपास के क्षेत्र शामिल थे। इसके उत्तर और पश्चिम में सोन और गंगा नदियों द्वारा इसे संरक्षित किया गया था। दक्षिण की ओर से यह छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। फिर पूर्व में है चंपा। चंपा नदी ने इसे अंग से अलग कर दिया। इसकी राजधानी गिरिव्रज और राजगृह कहलाती है। फिर बाद में पढ़ते हैं अंग के बारे में। अंग में बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल होते हैं।
यह कोसी नदी तक उत्तर की ओर बड़ा हो सकता है और इसमें पूर्णिया जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह मगध के पूर्व और राजमहल पहाड़ियों के पूर्व पश्चिम में स्थित है। तो ये सारा जो है एनसीईआरटी का डाटा है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। वस्तुओं और प्रथाओं को उनके विवरणों से मिलान कीजिए। वस्तुएं दी हुई है और विवरण दिया हुआ है। तो देखिए इसमें उत्तरी काला पोलिस मृत्तिका NBPW बर्तन चमकदार काले सतह के साथ, फिर धात्विक मिट्टी के बर्तन चमकदार वाले काले सतह के साथ अरिक मेडू के लिए जाना जाता है, और तटीय शहर रोमन कलाकृतियों और व्यापारियों के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे और देखते हैं और है। फिर छेदित मुद्राएं शिलालेख नहीं, प्रारंभिक मुद्रा प्रतीकों के साथ मुद्रित है। अर्थशास्त्र के कपड़ा नियम, कताई और बुनाई के बारे नियम और विशिष्ट श्रमिकों के लिए। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तरी काला पोलिस मृत्तिका क्या थी? NBPW प्राचीन भारतीय मिट्टी के बर्तनों का एक प्रकार है जो अपनी चमकदार काली सतह के लिए जाना जाता है। बस ये याद रखना है। बाकी आप अरिक मेडू से पिछली बार रीट के अंदर प्रश्न पूछा गया था। अरिक मेडू एक तटीय शहर था जो रोमन साम्राज्य के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के लिए जाना जाता है, और ये अरिक मेडू एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पुरातात्विक उत्खनन में रोमन कलाकृतियां मिली है जो व्यापक और व्यापारिक गतिविधियों का संकेत देती है। बाकी आप पढ़ लेना। आगे बात करते हैं। मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे? मुद्रित सिक्के चांदी के बने होते थे। किसके भी? चांदी के बने होते थे। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, वज्जी महाजनपद से बुद्ध और महावीर दोनों। ठीक है, आगे देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था सबसे पहले। तो वो था भी मगध राज्य। कौन सा? मगध साम्राज्य। तो ये इतने प्रश्न थे हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले थे। तो एनसीईआरटी और विगत परीक्षा में पूछे गए और कुछ मैंने बनाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से इनका अध्ययन करें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ले रीट के लिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।